मुझे आज भी वो रात याद है, जैसे कल की ही बात हो। 20 साल गुजर गए, पर पूर्णिमा का पूरा चांद जब भी आसमान में चमकता है, मेरी रूह कांप जाती है। ये कहानी मेरे बचपन के उस खौफनाक किस्से की है, जिसने हमारे हंसते खेलते परिवार को बर्बादी की दहलीज पर ला खड़ा किया था। मैं सुस्मिता, और ये बात है 2004 की। मैं तब सिर्फ 9 साल की थी। हम असम में रहते थे, एक बड़े से जॉइंट फैमिली में। दादा दादी, ताऊजी ताईजी, चाचा चाची और हम सब बच्चे। घर हमेशा खुशियों और शोर से गूंजता रहता था। हमारे खेत खलियान थे और जिंदगी सुकून से चल रही थी। बस एक ही परेशानी थी, हमारे खेत नदी के बिल्कुल पास थे। जब भी बारिश का मौसम आता या नदी का पानी बढ़ता, वो सीधा हमारे खेतों में घुस जाता, फसल बर्बाद कर देता। लेकिन हम असामीज लोग हर हाल में जीना जानते हैं। जब खेतों में पानी भरता, हम वहाँ एक बड़ा सा जाल, नेट लगा देते थे। पानी के साथ आई मछलियों से नुकसान की थोड़ी भरपाई हो जाती थी। परिवार बड़ा था तो एक दूसरे का सहारा बन जाते थे। मेरे पिताजी सरकारी नौकरी में थे, इसलिए उन्हें अक्सर इलेक्शन ड्यूटी के लिए बाहर जाना पड़ता था। उस साल भी कुछ ऐसा ही हुआ। पिताजी शहर से बाहर थे और यहाँ नदी ने फिर से अपना रूप दिखाया। हमारे खेत पानी से लबालब थे। दिन में जाल फैलाने और रात में उसे वापस लाने की जिम्मेदारी चाचा जी को मिली। रात में जाल लाना जरूरी था, क्योंकि चोरी का डर लगा रहता था। वो एक पूर्णिमा की रात थी। चांद अपने पूरे शबाब पर था। उसकी दूधिया रोशनी में खेत का एक एक दिन का साफ दिख रहा था। रात के कोई 10, साढ़े 10 या 11 बजे होंगे, जब चाचा जी हाथ में एक टॉर्च और एक तेज धार वाली कुल्हाड़ी लेकर खेत की तरफ निकले। उन्हें क्या पता था कि ये रात उनकी जिंदगी की सबसे काली और भारी रात साबित होने वाली थी। हमारा खेत रास्ते से थोड़ा नीचे उतरकर ढलान पर था। खेत के किनारे पर एक बहुत बड़ा सालों पुराना इमली का पेड़ था, जिसकी कहानियां हम बचपन से सुनते आए थे। चाचा जैसे ही वहां पहुंचे और पानी में उतरकर जाल निकालने की कोशिश करने लगे, उनकी नजर उस इमली के पेड़ पर पड़ी। पेड़ के पास पानी में कोई खड़ा था, एक काला साया, कोई 3, साढ़े 3 फीट का इंसानी वजूद। इससे पहले कि चाचा कुछ समझ पाते, वो चीज छप की आवाज के साथ पानी के अंदर गायब हो गई। चाचा का दिल जोर से धड़कने लगा। एक पल के लिए उनके पैर वहीं जम गए, लेकिन फिर उन्हें जाल का ख्याल आया। कहीं ये किसी चोर की चाल तो नहीं। ये सोचकर उन्होंने डर को झटकने की कोशिश की और जाल खींचने लगे। जाल मछलियों से भरा हुआ था, बहुत भारी। एक हाथ में टॉर्च और कुल्हाड़ी और दूसरे हाथ से इतना भारी जाल खींचना मुश्किल हो रहा था। मन में बार बार ख्याल आ रहा था कि कुल्हाड़ी और टॉर्च नीचे रख दूं, पर एक अनजाना डर उन्हें ऐसा करने से रोक रहा था। जैसे ही वो कुल्हाड़ी को नीचे रखने के लिए थोड़ा झुके, उन्हें महसूस हुआ जैसे पानी में उनके बिल्कुल सामने से कोई चीज ऊपर उठ रही है। बस इतना ही काफी था। चाचा समझ गए कि ये कोई इंसान नहीं, कोई और ही बला है। उन्होंने एक झटके में सब कुछ छोड़ा, अपनी टॉर्च और कुल्हाड़ी उठाई और घर की तरफ भागना शुरू कर दिया। लेकिन वो अकेला नहीं थे। जैसे ही वो 2 कदम आगे बढ़ाते, उन्हें अपने पीछे पानी में भारी कदमों की छप छप आवाज सुनाई देती थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उनका पीछा कर रहा है। वो अपने पूर्वजों और पितरों को मन ही मन याद करते हुए अपनी सारी हिम्मत जुटाकर दौड़ रहे थे। कुछ दूर पर उन्हें अपने घर की रोशनी दिखी। जैसे ही उन्होंने घर की बाउंड्री के अंदर कदम रखा, वो आवाजें अचानक बंद हो गईं। उन्हें तसल्ली हुई कि जो भी चीज थी वो घर के अंदर नहीं आ सकती। उन्होंने घर के पीछे बने ट्यूबवेल पर हाथ पैर धोए और चुपचाप आकर दरवाजा खटखटाया। चाची ने दरवाजा खोला और वो बिना कुछ कहे अपने कमरे में जाकर सो गए। रात गहरी हो चुकी थी। करीब 3 या साढ़े 3 बजे होंगे, जब पूरा घर एक औरत की कलेजा चीर देने वाली चीख से गूंज उठा। इतनी तेज और दर्दनाक आवाज हमने जिंदगी में नहीं सुनी थी। हम सब हड़बड़ा कर उठ बैठे। सब एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। ये कौन चिल्लाया? दिल में एक डर बैठ गया जब एहसास हुआ कि ये आवाज चाची के कमरे से आई है। हम सब डरते डरते उनके कमरे के दरवाजे पर पहुँचे। जब चाचा ने दरवाजा खोला, उनकी हालत देखकर हमारी रूह कांप गई। उनकी आंखें फटी की फटी रह गई थीं, पूरी लाल, जैसे उन्होंने मौत को सामने से देख लिया हो। हम जैसे ही कमरे में दाखिल हुए, अंदर का मंजर देखकर सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। चाची बिस्तर पर पड़ी थीं। उनके पूरे बाल खुले थे, हाथ पैर अकड़ गए थे, पेट अजीब तरह से ऊपर उठ गया था और वो अपने आप को जोर जोर से बिस्तर पर पटक रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उनके अंदर कोई शैतानी ताकत घुस गई है। दादी ने चाचा से पूछा, ये सब क्या है? चाचा ने कांपते हुए कहा, माँ, मुझे कुछ नहीं पता। मैं 11 बजे आकर सो गया था। ये सब अपने आप हो रहा है। दादी को अपने बुजुर्गों की कही बातें याद आईं
कि अगर किसी पर ऐसी कोई ओपरी चीज का साया हो तो उसके शरीर पर लोहा लगाना चाहिए। वो भागकर किचन से वो बड़ा वाला खुकरी, एक किस्म का बड़ा चाकू ले आई जिससे हम नारियल काटते थे। जैसे ही दादी ने वो खुकरी चाची के शरीर से लगाई, एक और भयानक दृश्य हमारे सामने था। चाची, जो अब तक बस तिलमिला रही थी, अब हम सबको देखकर ऐसी गंदी गंदी गालियां देने लगी जो उनके मुंह से कभी सुनी नहीं थीं। और फिर उनके गले से एक शेर के दहाड़ने जैसी आवाज निकली। ऐसी दहाड़ कि हम बच्चों का डर के मारे वहीं पेशाब निकल गया। मुझे और मेरे छोटे भाई को फौरन पापा के कमरे में भेज दिया गया, लेकिन मैं चोरी छुपे दरवाजे की झिर्री से सब देख रही थी। वहां जो हो रहा था वो किसी हॉरर फिल्म से कम नहीं था। चाची ने दादी के हाथ से वो खुखरी छीन ली और अपने ही हाथ पर चीरा मारना शुरू कर दिया। 1, 2, 3, 4, 8 तक गिनती गिनी और हर गिनती के साथ उनके मुंह से एक नई आवाज निकल रही थी। कभी लड़की की, कभी बच्चे की, कभी किसी बुजुर्ग की, तो कभी किसी जानवर की। ये देखकर दादी बुरी तरह सहम गई थीं। उन्होंने चिल्लाकर पूछा, कौन है तू? क्या कर रहा है मेरी बहू के शरीर में? जवाब में फिर से वही शेर की दहाड़ गूंजी। इस औरत को मैं अपने साथ ले जाऊंगा, ये मुझे पसंद आ गई है, उस आवाज ने कहा। और अगले ही पल उसने वो चाकू अपने ही चेहरे पर गाल से लेकर होंठ तक एक लंबा सा कट मार दिया। ये देखकर मैं जोर जोर से रोने लगी। तब दादी को ख्याल आया कि मैं अभी भी वहीं हूँ। सुबह के 4 बज रहे थे। घर में दहशत का माहौल था। दादी ने अपने पितरों को याद करना शुरू किया तो चाची के शरीर से वही आवाज फिर आई, कर ले आज जिसको करना है, देखता हूँ आज इसे मुझसे कौन बचाता है। सबकी उम्मीद अब बस चचा पर टिकी थी, जो गांव के पास रहने वाले एक जाने माने तांत्रिक को लेने गए थे। तब तक परिवार के बाकी लोगों ने मिलकर चाची के हाथ पैर बिस्तर से बांध दिए थे, लेकिन वो ताकत इतनी ज्यादा थी कि चाची अपना पूरा शरीर हवा में उठाकर धम धम करके बिस्तर पर पटक रही थी और मुंह ही मुंह में अजीब से मंत्र पढ़ रही थी। दादी ने सबको कमरे से बाहर भेज दिया। अगर मेरे परिवार पर कोई आंच आनी है तो वो पहले मेरी बलि लेगी, उन्होंने कहा। दादी उनके पास पहुंची और बोली, मेरे परिवार को छोड़ दे, मुझे ले जा। मैं ये सब दरवाजे से देख रही थी। मुझसे रहा नहीं गया और मैं दादी चिल्लाकर उनकी तरफ भागी। उसी पल चाची ने एक रस्सी तोड़कर मुझे पकड़ लिया। या तो इस औरत को दे दे या इस बच्ची को, वो आवाज गुर्राई। दादी हाथ जोड़कर जमीन पर बैठ गई। मुझे ले जा पर मेरे बच्चों को छोड़ दे। और तभी जैसे कोई फिल्मी सीन हो, माहौल बदल गया। जैसे ही तांत्रिक जी ने हमारे गांव की सीमा में कदम रखा, चाची का शरीर बुरी तरह से तिलमिलाने लगा। वो आ गया, आज मेरा मुकाबला होगा उस तांत्रिक से, मैं उसे जान से मार दूंगा। दादी समझ गई कि मदद आ चुकी है। उस शैतानी ताकत ने मुझे एक झटके में दरवाजे की तरफ फेंक दिया और दादी के बाल पकड़ लिए। आज या तो तेरी बलि चढ़ेगी या उस तांत्रिक की, कहते हुए उसने दादी के गाल पर अपनी जीभ फेरी। तभी तांत्रिक जी कमरे में दाखिल हुए। उन्होंने कुछ मंत्र पढ़े और एक पल में दादी को उसकी पकड़ से छुड़ा लिया। तांत्रिक जी चाची के सामने बैठे, उन्हें गौर से देखा और एक ऐसी बात कही जिससे सब हैरान रह गए। उन्होंने कहा, बाघ है ना तू? बाघ? ये नाम सुनते ही चाची के अंदर की वो चीज जैसे थिठक गई। उसे यकीन नहीं हुआ कि किसी ने उसे देखते ही पहचान लिया। कहते हैं जब आप किसी भूत प्रेत का नाम जान जाते हैं तो उसे काबू करना आसान हो जाता है। अगले 2 घंटे तक वहाँ पूजा पाठ विधि विधान चला और फिर चाची अचानक बेहोश हो गई। तांत्रिक जी ने कहा, काम हो गया है, और वहाँ से चले गए। 1 घंटे बाद जब चाची को होश आया, उन्हें कुछ भी याद नहीं था। वो बस अपने हाथों और चेहरे पर लगे गहरे घावों को देखकर हैरान थी। पूछने पर उन्होंने बस इतना बताया कि रात में 3 बजे उन्हें बाहर किसी चीज के पेड़ से गिरने की आवाज आई थी। वो वॉशरूम के लिए बाहर निकली तो पूर्णिमा की रात में उन्हें अपने ऊपर से कुछ उड़कर जाता हुआ दिखा। उन्होंने सोचा कोई उल्लू या चमगादड़ होगा। जब वो वापस आकर लेटी तो उन्हें लगा जैसे कोई बच्चा उनकी छाती पर आकर बैठ गया है। उसके बाद सब अंधेरा। कुछ दिन बाद दादी के कहने पर चचा जी तांत्रिक का शुक्रिया अदा करने और कुछ भेंट देने उनके पास गए। तब तांत्रिक जी ने पूरा राज खोला। उन्होंने बताया, उस रात खेत से वो चीज तुम्हारा ही पीछा कर रही थी। तुम ब्राह्मण हो और तुमने जनेऊ पहन रखा था, इसलिए वो तुम पर हावी नहीं हो पाई। लेकिन वो तुम्हारे घर के पास लगे पेड़ पर आकर बैठ गई। जब तुम्हारी पत्नी बाहर निकली तो उसने मौका देखकर उसे अपने वश में कर लिया।
वो बाघ था, तांत्रिक ने आगे बताया। असम का एक अर्बन लेजेंड, एक ऐसी आत्मा जो पानी में रहती है, मछलियां खाती है और कभी-कभी इंसानों को भी मार कर खा जाती है या उनके शरीर पर कब्जा कर लेती है। इसका कद छोटा होता है, 3-3.5 फीट का। मैंने इससे पहले भी हजारों बाघ शरीरों से निकाले हैं। ये एक ग्रुप में रहते हैं और जब इन्हें पता चलता है कि मैं इन्हें निकालने आ रहा हूँ तो ये तिलमिला जाते हैं। अगर मैं उस रात वक्त पर नहीं पहुँचता तो तुम्हारी माँ, पत्नी या उस बच्ची, तीनों में से किसी एक की मौत पक्की थी। तांत्रिक जी ने कोई भेंट लेने से मना कर दिया। आज मैं एक टीचर हूँ और हमारा परिवार ठीक है, लेकिन चाची के चेहरे और हाथों पर बने वो निशान आज भी उनके बुढ़ापे में उस खौफनाक रात की गवाही देते हैं। और मेरे लिए, मेरे जहन में आज भी वो दृश्य कैद है। वो 8 कट और हर कट के साथ बदलती हुई वो 8 अजीब डरावनी आवाजें। ये वो जख्म है जो शायद कभी नहीं भरेगा।